नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जी के गुरु 7772 में। साथियों, आज है 23 अगस्त 2025 और हम यहाँ हाजिर हैं आज की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में चर्चा करने के लिए। साथियों, शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। साथियों, पहली खबर जुड़ी हुई है रूस और भारत संबंधों से। ट्रंप की टैरिफ की धमकियों के बीच पुतिन से मिले जयशंकर, भारत रूस संबंधों पर दिया जोर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को मॉस्को में, जो कि रूस में है, उसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी तेल की खरीद बिक्री को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं। इससे पहले जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मिलकर भारत रूस के संबंधों पर जोर दिया था। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारत चीन संबंधों से जुड़ी हुई है। भारत और चीन डबल इंजन हैं, हमारी दोस्ती एशिया के लिए फायदेमंद, ऐसा कहना है चीन का। भारत में चीनी राजदूत सू फेइहोंग ने भारत और चीन को एशिया में आर्थिक विकास का डबल इंजन बताते हुए कहा कि हमारी दोस्ती एशिया के लिए फायदेमंद है। बकौल फेइहोंग, भारत और चीन की संयुक्त जनसंख्या कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग 35% है और उनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद लगभग 23.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 20% है। इसलिए भारत और चीन दो महत्वपूर्ण देश हैं और ये एशिया के लिए डबल इंजन की सरकार के तौर पर साबित हो सकते हैं। साथियों, ये दोनों बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं लगातार दुनिया को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अब साथियों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और फ्रांस के संबंधों से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से पश्चिम एशिया में संघर्षों को लेकर के फ़ोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से फ़ोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रो के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचार का आदान प्रदान किया। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता दोहराई गई। साथियों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारत चीन संबंधों से जुड़ी हुई है। चीन ने किया भारत पर यूएस के 50% टैरिफ का विरोध। कहा, हमारे बाजार भारतीय सामानों के लिए खुले हैं। भारत में चीनी राजदूत सू फेइहोंग ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया है, चीन इसका पुरजोर विरोध करता है। चुप्पी से धौंस जमाने वालों का हौसला बढ़ जाता है, चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने आगे कहा, हम भारतीय सामानों का चीनी बाजार में स्वागत करते हैं। साथियों, अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय बाज़ार के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमें अमेरिका के ऊपर बहुत अधिक डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर भारत और अमेरिका के संबंध खराब होते हैं तो ऐसे समय में भारत और चीन मिलजुल करके अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और कुछ सकारात्मक कदम उठाते हुए इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फिजी के प्रधानमंत्री रावका 24 अगस्त को आएंगे भारत, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी लिगामामाडा रावका, ये इनका नाम है, थोड़ा अजीब है नाम लेने में, तो ये अपनी पत्नी सुलुएती रावका के साथ 24 से 26 अगस्त तक भारत की यात्रा पर रहेंगे।
इस दौरान रावका भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे। वह इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में ओशियन ऑफ पीस पर चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने 2024 में फिजी का दौरा किया था। साथियों, बढ़ते हैं आओ अगली खबर की तरफ, जो कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़ी हुई है। गाजा में इजरायली बलों पर हमास ने किया हमला, जवाबी कार्रवाई में मारे गए 10 लड़ाके। गाजा के खान यूनुस, साथियों ये जो गाजा है ये फ़लस्तीन का एक शहर है जिस पर धीरे धीरे कब्जा जमाने के लिए इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है। उसी क्षेत्र में संघर्ष जोरों से है, उसी से संबंधित ये खबर। गाजा के खान यूनुस में हमास के लड़ाकों ने इजरायली रक्षा बलों, जिसको IDF बोला जाता है, उसके एक सैन्य शिविर को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की है। IDF के मुताबिक उनके कैफिर ब्रिगेड ने इन हमलों को बड़े पैमाने पर विफल कर दिया। इस दौरान हमास के 10 लड़ाकों को मार दिया गया और कम से कम 3 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जयशंकर ने दिए रूस के साथ भारत के व्यापार असंतुलन को पाटने के सुझाव। तो साथियों, जब से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं तब से देश लगातार प्रयासरत है कि अमेरिका का कोई दूसरा विकल्प तलाशा जाए, जिससे कि भारतीय सामान या भारतीय जो उत्पाद हैं वो अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में भी इनका निर्यात किया जा सके और जो असंतुलन पैदा हुआ है अमेरिका के साथ उसको संतुलित किया जा सके। साथियों, इसी से रिलेटेड ये खबर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ बढ़ते व्यापार असंतुलन को लेकर बताया, यह पहले 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो अब 58.9 बिलियन हो गया है। उन्होंने इसे कम करने के लिए सुझाव देते हुए कहा, टैरिफ और बिना टैरिफ संबंधी ट्रेड की दिक्कतों को दूर करना हमारी प्राथमिकता है। इससे आयात निर्यात प्रक्रिया में तेजी आएगी, व्यापारियों का समय बचेगा, उनकी लागत भी बचेगी। साथियों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि अफ्रीकी देश नाइजीरिया से जुड़ी हुई है। वहाँ पर नाइजीरिया में मस्जिद में नमाज के दौरान किया गया हमला, 50 लोगों की हुई मौत। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में मंगलवार को कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने एक मस्जिद में नमाज के दौरान लोगों पर हमला कर दिया। एक स्थानीय सांसद अमीनू इब्राहिम ने संसद को बताया, बदमाशों ने 30 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी और 20 अन्य लोगों को जला दिया था। फिलहाल किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका भारत संबंधों को लेकर बड़ी गलती है, उल्टा पड़ सकता है यह कदम। ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने पर यूएस के पूर्व NSA यानी अमेरिका के पूर्व NSA ने बोला है कि ट्रंप ने ये बड़ी गलती की है, भारत पर जो भारी मात्रा में टैरिफ लगाए हैं। तो साथियों, ये खबर देखते हैं। अमेरिका के पूर्व NSA जॉन वाल्टन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने की बड़ी गलती बताया है। वाल्टन ने कहा कि यह कदम अमेरिका पर उल्टा पड़ सकता है और इससे भारत के रूस और चीन के करीब जाने का खतरा है। बकौल वाल्टन, इससे दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक भरोसे को नुकसान पहुंच सकता है। साथियों, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह के अमेरिकी रवैये से जो हमारी पीढ़ी बड़ी हो रही है उनके दिमाग में स्थायी तौर पर एक छवि बनेगी कि अमेरिका विश्वास करने लायक देश नहीं है और इस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन्होंने पिछले भी कई वर्षों में इस तरह की
भारत के साथ दगाबाजी की है, भले ही 1971 का युद्ध रहा हो या फिर कारगिल वार के समय। इन्होंने हमेशा भारत के खिलाफ कदम उठाए हैं। और जब 1965 में देश में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, सूखा पड़ा था देश में, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि उस समय देश में खाद्यान्न की बड़ी कमी थी। उस समय भी साथियों अमेरिका ने भारत की खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए मना कर दिया था। इसी तरह से इनका भारत को लगातार धोखा देने का क्रम जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि अफ्रीकी देश सूडान से जुड़ी हुई है। सूडान में यूएन के राहत सामग्री से भरे 16 ट्रकों पर हुआ हमला, सामान जलकर हुआ राख। सूडान के अकालग्रस्त इलाकों में आवश्यक खाद्य व राहत सामग्री ले जा रहे 16 ट्रकों पर ड्रोन हमला किया गया है, जिसमें सभी ट्रकों में भीषण आग लग गई और उसमें रखी राहत सामग्री पूरी तरह जल गई। संयुक्त राष्ट्र की सहयोगी प्रवक्ता डेनिएला ग्रॉस ने बताया कि इस हमले में उनके सभी चालक और कर्मचारी सुरक्षित हैं। साथियों अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए, जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। 300 नए आतंकी कैंप लगाने के लिए 4 अरब पाकिस्तानी रुपए जुटा रहा है जैश ए मोहम्मद, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में नष्ट किए गए आतंकी कैंपों को दोबारा खड़ा करने के लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद करीब 4 अरब पाकिस्तानी रुपए जुटा रहा है। 4 अरब पाकिस्तानी रुपए। जैश ए मोहम्मद की पाकिस्तान में 313 नए कैंप लगाने की योजना है। डिजिटल वॉलेट के जरिए जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। साथियों इतनी सारी रिपोर्टें उजागर होने के बावजूद भी अमेरिका लगातार पाकिस्तान का सहयोग करता आ रहा है और वह रोज़ भारत के खिलाफ कोई न कोई कदम उठा रहा है। तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अमेरिका की किस तरह की दोगली नीति है। वह दुनिया के सामने दावा करता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि पर्दे के पीछे से आप लोग जान सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को आर्थिक मदद की जाती है और वह आर्थिक मदद कहीं न कहीं घूमते हुए आतंकियों तक पहुंचती है और वहां पर अब नए आतंकी कैंप खुलना शुरू हो गए हैं। साथियों ये बड़े ही चिंता की बात है, लेकिन बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। साथियों आपने सुना होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतने पैसे कमज़ोर हुआ, यानी कि भारतीय मुद्रा कमज़ोर हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे कमज़ोर मुद्रा कौन सी है, सबसे वीक करेंसी कौन सी है? आइए जानते हैं। ये है 2025 की दुनिया की सबसे कमज़ोर करेंसी। 2025 में अब तक 6 मुद्राएं दुनिया की सबसे कमज़ोर करेंसी हैं। इनमें लेबनानी पाउंड, ईरानी रियाल, वियतनामी डोंग, सिएरा लियोन का लियोन, लाओस का किप और इंडोनेशिया का रुपया शामिल है। अर्थव्यवस्था में संकट, ध्वस्त बैंकिंग व्यवस्था और राजनीतिक गतिरोध के चलते लेबनानी पाउंड की हालत खराब है, जबकि लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते ईरानी रियाल पतन की राह पर है। आपको पता होना चाहिए साथियों कि ये जो दुनिया की सबसे कमज़ोर करेंसी है लेबनानी पाउंड, एक भारतीय रुपया के मुकाबले एक भारतीय रुपया हासिल करने के लिए इनको करीब 1000 से अधिक लेबनानी पाउंड देने पड़ते हैं। तो साथियों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने वाला अपना आदेश बदला। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने से जुड़े आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि हिंसक और बीमार कुत्तों को छोड़कर
बाकी कुत्तों को नसबंदी और टीका लगाकर छोड़ा जाए। कोर्ट ने इस आदेश को दिल्ली एनसीआर के अलावा पूरे देश के लिए लागू करते हुए सभी राज्यों यूटी को नोटिस जारी कर दिया है। साथियों, ये खबर जुड़ी हुई है ऑनलाइन सट्टेबाजी से। ड्रीम 11 ने रियल मनी गेमिंग सेक्शन किया बंद। ऐप से अपने पैसे निकाल सकते हैं यूजर्स। नए ऑनलाइन गेमिंग बिल के बाद ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट ने रियल मनी गेमिंग सेक्शन बंद कर दिया है और बताया कि वह सभी पे टू प्ले फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता को रोक रही है। यूजर्स अपना अकाउंट बैलेंस ऐप से निकाल सकते हैं। बकौल रिपोर्ट्स, अन्य आरएमजी प्लेटफॉर्म जैसे कि गेम्सक्राफ्ट, जुप्पी और प्रोवो भी रियल मनी ऑपरेशन रोक चुके हैं। साथियों, यह है बड़ी ही खुशी देने वाली खबर, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में देश में लगातार ऑनलाइन गेमिंग, जो कि ऑनलाइन सट्टेबाजी है एक तरह की, उसकी आदत हमारे देश के युवाओं में बढ़ती जा रही है। और इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कई सारे एक्टर और प्लेयर ये दावा करते हैं, हमारे युवाओं को लुभावनी स्कीम दिखाते हुए, करोड़पति बनाने के सपने दिखाते हुए हमारे युवाओं को ये ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत में ढकेल रहे हैं। इस पर कई सारे समाज सुधार कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई थी, तो अब जाकर के इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और ऑनलाइन गेमिंग को गैर कानूनी, ऑनलाइन सट्टेबाजी को गैर कानूनी घोषित किया गया है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि दोबारा से सुप्रीम कोर्ट और आवारा कुत्तों से जुड़ी हुई है। आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थान पर खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया बैन। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को राहत देते हुए दिल्ली एनसीआर में पकड़े गए कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया है, लेकिन उसने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हुए पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। क्यों खास है बिहार में बना एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल, जिसका पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। साथ जान लेते हैं कि किस चीज़ के लिए खास है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गया जी जो कि बिहार का एक ज़िला है, उसमें 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया, जिसमें ओंटा सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज का उद्घाटन भी शामिल है। इसे एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल बताया गया है, जिसकी लागत 1,870 करोड़ रुपए है। पुल की लंबाई 1.865 किलोमीटर है और इससे सफ़र की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जेल जाने पर क्लर्क नौकरी खो देता है तो पीएम की कुर्सी क्यों बचे। अभी जो संसद में एक नया कानून पास हुआ है, जिसमें कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री या यहाँ तक प्रधानमंत्री, कोई भी अगर 1 महीने तक हिरासत में रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को हटाने से जुड़े विधेयक पर कहा कि अगर कोई छोटा कर्मचारी या क्लर्क चपरासी 50 घंटे तक हिरासत में रहे तो सस्पेंड हो जाता है। उन्होंने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री जेल से भी सत्ता का सुख भोगते हैं। बकौल प्रधानमंत्री, ऐसे भ्रष्टाचार से कैसे लड़ा जा सकता है, यानी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि जीएसटी से जुड़ी हुई है। क्या होते हैं सिन गुड्स जिन पर लग सकता है 40% जीएसटी। सिन डिमेरिट्स गुड उन उत्पादों को कहते हैं जिनसे किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
केंद्र के प्रस्तावित जीएसटी सुधारों के तहत इन पर 40% टैक्स लग सकता है। इन उत्पादों में गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, अन्य तंबाकू उत्पाद शामिल हैं। बकौल रिपोर्ट्स लग्जरी कारों, ऑनलाइन गेमिंग पर भी 40% जीएसटी लग सकता है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि अमेरिका और भारत से जुड़ी हुई है। भारतीयों ने अमेरिका के दोगलेपन का सबक सीख लिया है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर के अमेरिकी इकोनॉमिस्ट, प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कहा है कि भारतीयों ने अमेरिका के दोगलेपन से नया सबक सीख लिया है। मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी डी सैक्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले को विध्वंसकारी बताया है और कहा कि भारतीयों ने अमेरिका के दोगलेपन से सबक सीख लिया है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, अगर कल को टैरिफ हटा भी दें तब भी भारत के मन में अमेरिका की छवि खराब हो चुकी है। ये साथियों बिल्कुल हकीकत है कि अब आगे से भारतीय अमेरिका पर अधिक विश्वास नहीं करेंगे। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि देश के बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। बिहार में पीएम मोदी ने किया होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन, कई राज्यों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोधगया से वर्चुअली मुजफ्फरनगर, जो कि बिहार में है, वहां के होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह 570 करोड़ रुपए की लागत में बना बिहार का सबसे बड़ा रेडियोथेरेपी सेंटर है। इसमें 250 से ज़्यादा बेड और अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इस अस्पताल से बिहार और उसके आसपास के राज्यों के मरीजों को लाभ मिलेगा। तो साथियों, ये थी आज की दिन भर की प्रमुख खबरें। प्यारे साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस वीडियो में कोई अच्छाई या कमी नज़र आती है तो उसके लिए हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। साथियों, चलते चलते एक अपील। प्यारे साथियों, भारत और अपने समाज को खुशहाल बनाने के लिए और हमें एक पहल करनी होगी, जिसके लिए हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से छोटों को प्यार दें और अपना चरित्र इस प्रकार से विकसित करें कि हमारे आसपास महिलाएं और बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।